हम अध्ययन कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 8 की पुस्तक है और अभी तक हमने 6 अध्याय पूर्ण किए हैं। 7वां अध्याय हमारा है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। सातवां अध्याय जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरता, राजनीति एवं आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए, जिनका अध्ययन जो है इस अध्याय में करेंगे। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। भूदान आंदोलन और भूमि सुधार प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। जमींदारी जो प्रथा चली आ रही थी उसे समाप्त कर दिया था, लेकिन कानूनों की आड़ में जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव पोचमपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न बार बार यह पूछा जाता है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई। 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के छोटे से गांव पोचमपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान देकर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना है। किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास जो कम ज़मीनें थी उसको यह आंकड़ा कम करना था। मुख्य उद्देश्य विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल ज़मीन का छठा हिस्सा दान में देने की अपील की। कुल ज़मीन का छठा हिस्सा दान में देने की बात जो है विनोबा भावे ने की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान से प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज में वंचित वर्ग एवं आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान में नागौर जिले में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। राजस्थान में कहाँ पर प्रारंभ किया गया? सबसे पहले नागौर जिले में जो है वो भूदान आंदोलन विनोबा भावे की अपील पर सबसे पहले नागौर जिले में प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1991 पारित किया। इससे संबंधित जो अधिनियम था वो ग्राम दान अधिनियम 1991 पारित किया। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी एवं सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिकी एवं आर्थिक शक्तियों के उदय एवं विकास के कारण राज्य की भूमि एवं कृषि पर निर्भरता कम हुई। फिर भी कृषि, भूमि एवं विकास किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की गई। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया? 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया गया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने एवं पैदावार बढ़ोतरी के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत हैं। भूमि सुधार कानून कौन कौन से बने, सूची बनाने के लिए बताया है। अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व
दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नाम का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने में हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है। सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि राज्य संविधान में उल्लेखित क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण और लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत जो है छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया है। राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावी रूप से लागू किया। इसी तरह राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को सख्ती से लागू किया गया, जिसमें दलितों को आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं, बच्चों आदि के लिए कल्याण का कार्य कर रही है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत जो है वो बता सकते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बताई जा सकती हैं। राजस्थान के संदर्भ में नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती हैं। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा के बढ़ावा दिया गया, जिससे परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों में राजस्थान की महिला साक्षरता 19.12%। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.12% है। सन 1951 में मात्र 2.51% थी और 2011 की जनगणना में 52.12% है। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। राज्य महिला आयोग। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 15 मई 1999। याद रखना है, 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना, महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई और जन संवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान है के आधार पर कार्रवाई करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं।
और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। याद रखना है राज्य महिला आयोग में कितने अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यानी चार हो गए कुल, 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है राज्य महिला आयोग में। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम और राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के सदस्यों को याद करना है आप वर्तमान में कौन है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती हैं। कितनी महिलाएं होती है समूह में? 10 से लेकर 20 महिलाएं हो सकती हैं। 10 से 20 महिलाएं जो हैं वो स्वयं से निर्णय लेकर समूह बनाती हैं, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रस्तुतियाँ विकसित करती हैं और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती हैं। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य सरकार अवसर उपलब्ध करवाती हैं। तो यह महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम था। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। तो यह महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 था। राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला के नाम से जाना जाता है, सबला योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना 11 से लेकर 18 वर्ष की विद्यालय में जाने वाली तथा बीच में विद्यालय छोड़ने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित की गई है। सबला योजना जो है वो किशोरी बालिकाओं से यानी 11 से लेकर 18 वर्ष की जो किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित की जाने वाली योजना है। सबला का पूरा नाम जो है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला के नाम से जानते हैं। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में शुरुआत कब की गई? 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये किसकी संयुक्त पहल है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या को बढ़ाना, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करना और शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय निर्माण में वृद्धि करने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक संग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 और संशोधन किया गया 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में बनाया, उसके बाद 1978 और 2006 में संशोधन किया गया। तो वर्तमान संशोधित 2006 है बाल विवाह निषेध अधिनियम, वर्तमान में 2006, और पहले बनाया 1929 फिर 1978 में। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची बनानी। मतदान प्रक्रिया को समझते हैं। मतदान प्रक्रिया के बारे में बताए हैं कि विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे। सभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगाकर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है कि गुरुजी, क्या विधानसभा एवं लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधि का चुनाव इसी तरह किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है।
ईवीएम के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन पर बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट किया जाता है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट किया जा सकता है। यानी ईवीएम पर कितने उम्मीदवार जो हैं वो दर्शाए जा सकते हैं, 16 उम्मीदवार दिखाए जा सकते हैं, बटन बनाए गए हैं। इसमें से अंतिम बटन जो है वो नोटा का विकल्प होता है। तो नोटा का विकल्प जो है वो अंतिम बटन होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करने आदि का कार्य शामिल है। प्रत्येक मतदान केंद्र में एक जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जो कलेक्टर होता है। तो मतदान केंद्र का जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। तो यहाँ नोटा के बारे में बताया है कि नोटा क्या है। चुनाव में खड़े उम्मीदवार में किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता तो वह अंतिम नोटा का बटन दबाकर अपना मत निश्चित करता है। नोटा नॉन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। नोटा का मतलब उम्मीदवारों में कोई भी उपयुक्त नहीं मानता, इसलिए अंतिम बटन दबाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम मतदाता सूची में मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर एमिट स्याही लगाई जाती है। बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर एमिट स्याही लगाई जाती है। मतदान रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम में वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहां ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से मतदान वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का भी उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करता है तथा परिणाम घोषित करता है। तो यहाँ पर वीवीपीएटी जो है इसके बारे में बताया गया है कि ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो यह क्या है। तो यह जो है इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यह एक प्रिंटर युक्ति है। इसका ईवीएम के बेल्ट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंट द्वारा एक बेल्ट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम, चिन्ह अंकित रहता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में, यानी हम उस पर्ची को निकाल नहीं सकते, पारदर्शी बॉक्स में जो है 7 सेकंड के लिए वो है पर्ची हमें दिखाई देती है। गोल होती है बेल्ट के रूप में, पारदर्शी बॉक्स में मतदाता की दिखाई देती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से वर्तमान प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ी है। मतदान में विवाद होने पर इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार गीता सहित अन्य विद्यार्थियों ने मतदान की प्रक्रिया जानकारी प्राप्त की। शिक्षक प्रोजेक्टर के माध्यम से ईवीएम और वीवीपीएटी की फिल्म दिखाएं, बच्चों को समझाने के लिए बताए हैं। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता यानी स्वीप कार्यक्रम जो है मतदाता, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। सूचित मतदान, निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान। सूचित मतदान यानी जागरूकता के साथ मतदान। सूचना का अधिकार, कभी कभी समाज में विभिन्न वर्गों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले में भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी
और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया। यानी राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून जो है वो कब बनाया गया? सन 2000 में, और देश का पहला राज्य बना था। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन के रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। राजस्थान में सन 2000 में सूचना अधिकार कानून लागू कर दिया था, बनाया था, लेकिन भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है वो बनाया है। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, सरकार तथा किसी भी सरकारी विभाग में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह भी जाने, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिन के अंदर उपलब्ध करवाई जाती है, यानी 1 महीने में 30 दिनों में सूचना उपलब्ध करवाई जाती है की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध, यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने के लिए सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और IT के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम में सक्षम होते हैं। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार, बदलती तकनीक के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफ़ी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियां, अपराधों से बचने के लिए हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी है। रैनसमवेयर, यह एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों को कंप्यूटर या सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है, तभी उसके सिस्टम को छेड़ता है। तो यह था रैनसमवेयर। मालवेयर क्या है? यह कंप्यूटर की किसी भी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉरम और ट्रोजन जो है ये मालवेयर है। साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड या फिर जो चीटिंग है साइबर धोखाधड़ी, इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे उनके निजी डाटा, पासवर्ड आदि जानकारी जो है वो ली जा सके। फिशिंग एवं स्पूफिंग इसके उदाहरण माने जाते हैं। फिशिंग क्या है? यह एक तरह की ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजा जाता है। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। ये हो गया फिशिंग। और स्पूफिंग क्या है? इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने किसी अन्य पहचान या व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। साइबर सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या ATM पिन को गोपनीय रखें। समय समय पर अपने पासवर्ड बदलते रहें। अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें। ATM एवं बैंक खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं। टोल फ्री नंबर 1930 पर फ़ोन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर, साइबर जो अपराध होने पर जो टोल फ्री नंबर है वो 1930 1930। वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए कई प्रकार की राजकीय प्रयासों की पहल की जा रही है, जिससे फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाने के लिए उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्वीप एवं मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। समस्त वर्गों के कार्यों के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून, बेहतरी
के लिए बनाया गया है। वही नवीन तकनीकी को अपनाने एवं अपने कार्य को सुगम बनाने के छिपे चले आए साइबर अपराधों को बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राजकीय प्रयास उस राज्य के प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान संपर्क राज्य सरकार ने सितंबर 2019 में जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने के लिए प्रश्न यहाँ से बनता है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है। तो सितंबर 2019 में जो जन सामान्य के आम लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है वो बनाया गया था। समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास प्रारंभ किया। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत दर्ज करवाने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। तो यह है राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिसका प्रारंभ सितंबर 2019 से किया गया। नोटा क्या है? इसमें नोटा का फुल फॉर्म हो गया नॉन ऑफ द अबाव, इनमें से कोई नहीं। VVPAT क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है ये VVPAT है। स्वीप का पूरा नाम सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता जो है स्वीप का पूरा नाम है। अभ्यास प्रश्नों में पूछा गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर पूछी गई है। महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है, 52.12% है, या 55.12% है, या 55.10%। महिला साक्षरता राजस्थान में 2011 की जनगणना में 52.12% है। भूदान आंदोलन के जनक पूछे हैं। भूदान आंदोलन के जनक कौन हैं? महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। तो भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे हैं। महिला सशक्तिकरण के संबंध में कथनों को सही नहीं है बताना है। तो यहाँ पर कथन दिए हैं कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया। राज्य महिला आयोग का गठन सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है, सही है। महिला स्वयं सहायता समूह में अधिकतम 30 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है। तो यहाँ पर 30 महिलाएं नहीं है, 10 से लेकर 20 महिलाएं जो है वो समूह में बनाती है, स्वयं समूह बनाती है। और अगला कथन है कि महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से लागू किया गया। तो यह 2005 में ही लागू किया गया था, सही कथन है। तो यह एक कथन जो है ये इसमें गलत दे रखा है, इसमें 10 से 20 महिलाएं होंगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? तो यह राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो है वो 2011 में लागू हुआ। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 2009 के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में 2011 में लागू किया गया। EVM का अंतिम बटन विकल्प जो होता है उसे नोटा का रूप दिया गया, इनमें से कोई नहीं वाला। आगे हैं VVPAT क्या है? VVPAT जो है यह है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है, यानी जिस पर पर्ची पर दर्शाया जाता है भी आपने किसको वोट दिया है। EVM का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया। भूदान आंदोलन में क्या था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। मजदूर किसान संगठन यह 2005 में बनाया गया, मजदूर किसान संगठन। सूचना का अधिकार अधिनियम यह सूचना का अधिकार है, यानी मजदूर किसान संगठन जो है यह मजदूर किसान संगठन से सूचना का अधिकार और
सूचना अधिकार अधिनियम ये 2005, ये दोनों इससे संबंधित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया। मजदूर किसान शक्ति यह सूचना के अधिकार की मांग की संगठन है। स्वीप कार्यक्रम के बारे में, स्वीप कार्यक्रम सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता को लेकर कार्यक्रम था। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राज्य महिला आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? तो राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। भूदान आंदोलन का संक्षिप्त विवरण के बारे में पूछा है। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की गई थी, जिसमें एक ज़मीन का टुकड़ा दान देकर जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले समाज सुधारकों के नाम पूछे हैं। साइबर सुरक्षा के उपाय पूछे हैं। साइबर सुरक्षा के उपाय बताए थे। पासवर्ड या ATM पिन गोपनीय रखना है। एंटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है। फ़ोन, ईमेल, व्यक्तिगत जानकारी किसी को नहीं देनी है। टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत करनी है। दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फुले के सामाजिक शैक्षणिक सुधार कार्य आज के समाज में कितने प्रासंगिक हैं? सूचना का अधिकार कानून से नागरिक कैसे लाभ उठा सकते हैं? जागरूकता, मतदाता, साक्षरता, लोकतंत्र, 20 लोगों के मतदान प्रक्रिया पर बातचीत करें। तो यह अध्याय हमारा पूर्ण होता है। अगला अध्याय हमारा होगा अध्याय 8 ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन।